नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इवेंट्स जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब दुनिया में अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, कुछ भी हो रहा है अगर और आपके जेब पर असर पड़ रहा है उससे, आपके इनकम पे, आपके एक्सपेंसेस पे, जॉब या बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं ये सारी इवेंट्स की वजह से। ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा नॉइज़ बेयर करना होगा क्योंकि मैं ट्रैवल करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो पुरानी वीडियो में क्योंकि कुछ ग्लिच हो गया था तो मैं इसे री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग एक आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं और ये है रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा के बारे में। इंडिया में अप्रैल का हमारा रिटेल इन्फ्लेशन डेटा आया है और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर गिर करके 3.16% हो चुकी है। और यहाँ पे वेजिटेबल्स और पल्सेस, इन दोनों के दाम में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई है। और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें 2 साल से बहुत परेशान करके रखा हुआ था। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 3.16% हो गया है अप्रैल में। मार्च में 3.34% था। सबसे ज़्यादा किस चीज़ के दाम गिरे हैं? वेजिटेबल्स। डबल डिजिट डिप आया है वेजिटेबल्स के दाम में और पल्सेस के दाम में, मतलब दाल और दूसरे पल्सेस जो है हमारे। और यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं इसके फ़ायदे गिनवाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1-1.5 साल से स्पेसिफिकली ब्याज दर को घटाना चाह रहा है, लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से नहीं घटा पा रहा था। तो क्योंकि इन्फ्लेशन घट गया है तो अब ब्याज दर घट सकते हैं। ब्याज दर घटने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले हमारा खर्चा कम हो जाएगा। जो भी हमारे लोन्स हैं, चाहे होम लोन्स हो, चाहे कार लोन्स हो या चाहे एजुकेशन लोन्स हो, सबके ब्याज दर घटेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि अब जितने सारे लोग कार और ये घर और ये लेना चाह रहे होंगे, रुके हुए होंगे, अब वो क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया तो वो खरीदेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी में। कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। पहले से ज़्यादा आईफोन्स बिकेंगे, पहले से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, कार्स बिकेंगे, राइट। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरा, हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर लाखों करोड़ का डेट होता है। कंपनीज अपने पैसे से नहीं चलती कभी भी। तो वहाँ अगर 0.1% का भी फ़र्क आता है तो हज़ारों करोड़ का डिफरेंस आता है प्रॉफिट्स में। तो आपके इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है काफ़ी बेटर हो। कंपनीज भी इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगी। जब लोन सस्ता हो जाएगा तो कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी कि यार ये बेस्ट टाइम है लोन लेने का, नए प्लान्स बनाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो एक फ़ायदा इससे ये होगा। लास्ट टाइम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम लोग ब्याज दर को जो हमारी महंगाई दर है उसको हम लोग मेजर करते हैं, और 2019 जुलाई में आया था 3.15% और अब हमें देखने को मिला है 3.14% डिक्लाइन होते हुए। NSO का डेटा, ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये रिलीज़ करता है डेटा रिटेल प्राइसेस के, और इसने दिखाया कि जो रूरल एरियाज़ है, गांव देहात के एरियाज़ है, वहाँ पे इन्फ्लेशन 2.92% बढ़ा है। शहरों में बढ़ा है ओवरऑल इन्फ्लेशन 3.36%। लेकिन अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ की तो फूड इन्फ्लेशन यहाँ पे माइल्ड रहा है 1.64% एंड हिंटरलैंड में रहा है 1.85%, मतलब रूरल एरियाज़ में। ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन 42 महीने के लो पे चल रहा है। तो आप सोचो कि डबल डिजिट रेट चल रहा था फूड इन्फ्लेशन का, 10%, 15% बढ़ जा रहा था हमारा फूड इन्फ्लेशन। कभी मानसून ख़राब हो रहा है, कभी टमाटर 250 रुपये किलो हो जा रहा है, कभी दाल बहुत महंगे हो रहे हैं। इवन अभी भी मैं बात करूँ तो आप फूड बास्केट को अगर देखोगे तो यहाँ पे एग्स, यहाँ पे प्राइस बढ़े हैं एग्स के, मिल्क के, शुगर के अप्रैल में। लेकिन 17.5% की गिरावट आई एडिबल ऑयल में। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट नहीं, स्पाइक हमें देखने को मिला है। क्योंकि एडिबल ऑयल, सबसे पहले तो क्या है कि आप ये देखो 55% जो ऑयल है ना इंडिया, वो इंपोर्ट करता है। और मैं गाड़ी चलाने वाले ऑयल की बात नहीं कर रहा, पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो रही है, कुकिंग ऑयल की बात हो रही है। यहाँ पे कुकिंग ऑयल 55% इंडिया इंपोर्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है कुकिंग ऑयल का। और यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमें डॉलर की वैल्यू से, उसके अलावा सप्लाई करंट से। ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे कुकिंग ऑयल के दाम बड़ी तेज़ी से बदलते रहते हैं हमेशा, अगर आप देखोगे तो। जो प्राइस हैं एडिबल ऑयल्स के, अब एक की कंसर्न है वो, क्योंकि जो ऑयल सीड्स हैं इस बार इनकी सोइंग भी कम हुई है। और इसके अलावा लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने काफ़ी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी। अगर आप बाहर से पाम ऑयल और दूसरे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर अब टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। मेरे ख्याल से डबल हो गया था टैक्स, एटलीस्ट मिनिमम डबल हो गया था।
तो ये एक प्रॉब्लम है कि एडिबल ऑयल वैसे भी भारत में काफ़ी महंगा हो चुका है पहले से, और इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम लोकल जो एडिबल ऑयल बन रहा है वो कंज्यूम करें पहले, उसके बाद इम्पोर्टेड कंज्यूम करें, जिसकी वजह से टैक्स चेंजेस भी लाए गए थे। तो कंसर्न्स कहाँ रहेगा, आपको नज़र रखना है एडिबल ऑयल पे। बात करने जा रहा हूँ मैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स हमारे देश में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। इंटरनेशनली भी अब इनका नाम है जैगुआर लैंड रोवर, इनका इंटरनेशनल सब्सिडरी है। अब इनके रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स आए तो प्रॉफिट 51% नीचे है इस टाइम पे। तो आइए एक बार थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है भारत में। सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, और इतना ख़राब रिजल्ट क्यों आ रहा है इनका। तो 51% का ड्रॉप आया है नेट प्रॉफिट में। 8,470 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, और इसका एक रीज़न बताया जा रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट यहाँ पे 9,000 करोड़ का है, कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, और एक एक्सेप्शनल आइटम है 5,066 करोड़ का ड्यूरिंग द क्वार्टर। अब आप ऐसे सोचो, मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं, तो आप शेयर खरीद लो। आपने शेयर खरीद लिए, अब आपको पता चला कि मेरे कंपनी के प्रॉफिट्स डबल इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने कंपनी का आधा प्लांट ही बेच दिया, ज़मीन ही बेच दी, कंपनी के पार्ट्स बेच दिए। तो क्या अगले क्वार्टर भी मुझे प्रॉफिट रहेगा? मेरे पास नहीं रहेगा। क्या मैं सिक्वेंशली ग्रो कर पाऊंगा इस प्रॉफिट को? नहीं ग्रो कर पाऊंगा। कब तक बेचूंगा कंपनी की चीज़ों को? तो ये एक एक्सेप्शनल आइटम होता है। अकाउंटिंग में हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम बोल देंगे, या एक्सेप्शनल बोल देंगे, कैपिटल गेन्स बोल देंगे इसे। तो ये उस तरीके का इनकम होता है। तो वैसे यहाँ पे एक वन टाइम इनका सबसे पहले तो एक्सेप्शनल लोन आइटम है 566 करोड़ का, और एक डेफर्ड टैक्स एसेट है, ठीक है, 9,000 करोड़ का। अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं तो एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 4.1% गिरा है, 16,700 करोड़ हुआ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम्स ये बढ़ा है 2,500 करोड़ से टू 12,100 करोड़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको इन्होंने बीट किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए, लेकिन रेवेन्यू जिस हिसाब से लग रहा था कि होगा वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और यहाँ पे स्टॉक में भी 1.76% की गिरावट हमें देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यूएस और यूके के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, राइट, FTA चल रहा है इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ने वेलकम किया है कि इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और 10% का जो टैरिफ यूएस ने लगाया है, ये कहीं ना कहीं जो पहले 2.5% का टैरिफ था उससे अभी भी 4 गुना ज़्यादा है। तो इनके जैगुआर लैंड रोवर बिजनेस पे ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है। कॉस्ट इनके लिए, इनका क्या मानना है कि इंक्रीज़ हो चुका है। तो टैरिफ रिलेटेड और जियोपॉलिटिकल रिलेटेड जो इश्यूज़ है ना, वो जैगुआर लैंड रोवर के लिए अभी भी बहुत बड़ा रिस्क है। और इसी की वजह से टाटा मोटर्स का शेयर भी अगर आप देखोगे तो 1,200 रुपये से खिसक के 550 तक पहुँच गया था। अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज ये फेस करने वाले हैं स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मार्केट्स में, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप क्लैरिफाई नहीं कर देते कि फाइनली कितना टैक्स डिसाइड किया उन्होंने लगने वाला है बाहर से आने वाले गाड़ियों पर। तो ये एक प्रॉब्लम रहने वाली है टाटा मोटर्स के लिए। सबसे पहले जैगुआर लैंड रोवर एक बहुत बड़ा हेडेक था, राइट। तब टाटा मोटर्स का शेयर 300, 400, 500 पे ट्रेड करता था जब जैगुआर लैंड रोवर को लॉसेस होते रहते थे। जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी आई तो पिछले 10 क्वार्टर में लगातार 10 क्वार्टर से जैगुआर लैंड रोवर प्रॉफिट ही रिकॉर्ड कर रहा है, जो बहुत बड़ी बात है ऐसी कंपनी को टर्न अराउंड करना, एक्वायर करने के बाद, जो टाटा मोटर कर पाया है। तो आगे टैरिफ एक कंसर्न है। मुझे लगता है अगर टैरिफ वाले कंसर्न्स हमारे खत्म हो जाते हैं तो आगे बहुत ही बढ़िया रोड मैप बन सकता है जैगुआर लैंड रोवर के लिए भी। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और यह है रुपए के बारे में। रुपी गिव्स अप अर्ली गेन्स एज ट्रेडर्स अनवाइंड पोजीशंस। रुपए ने जो गेन किया था वो उसे गिव अप कर चुका है जब ट्रेडर्स ने अपने लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस को अनवाइंड किए। तो रुपया अगर आप देखोगे तो थोड़ी बढ़त देखने को मिली थी, डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रेडर्स ने अपने लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया इंडियन करेंसी के अगेंस्ट। लॉन्ग पोजीशंस किसको बोला जाता है? जब आप बाय का पोजीशन बनाते हो ना तो यूजुअली वो लॉन्ग पोजीशन बोलता है, और शॉर्ट पोजीशन वो होता है मार्केट में जब आप किसी चीज़ में सेल पोजीशन बनाते हो। तो लॉन्ग पोजीशन में हमेशा अगर आपने पोजीशन बनाई है तो उस चीज़ के बढ़ने से फ़ायदा होगा, शॉर्ट पोजीशन में उस चीज़ के गिरने से फ़ायदा होगा। आप बेट कर रहे हो कि ये नीचे जाएगा, लॉन्ग में आप बेट कर रहे हो ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ मैं करेंसी की अगर बात करूँ
तो इंडियन करेंसी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ी वीक होती हुई नज़र आई डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि कॉरपोरेट डील्स हुए जिसमें डॉलर की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। स्टेट रन सरकारी बैंक्स की अगर बात करूँ तो सेंट्रल बैंक के बिहाफ पर वो डॉलर्स बाय कर रहे थे, एंड इंडियन करेंसी करीब 74 पैसा गेन कर चुका था अर्ली ट्रेड में, क्योंकि बॉर्डर टेंशन्स ईज हो गए, सीज फायर अनाउंस हो गया, जिसके बाद काफ़ी बढ़िया हमें बढ़त देखने को मिली रुपए में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स की अगर बात करूँ तो डी एस्केलेशन के बाद यहाँ पर भी हमें यील्ड्स नीचे आते हुए नजर आए हैं 5 बेसिस पॉइंट से। 5 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.05% से। तो मार्केट में जब भी स्टेबिलिटी आती है, अनसर्टेनिटी ख़त्म होती है, तो हमें दिखता है कि करेंसी स्टेबल होगा, हमारे बॉन्ड यील्ड्स उससे स्टेबल होते हैं, और स्टॉक मार्केट में भी जो वॉलेटिलिटी है वो ख़त्म होती है और स्टेबल हो जाता है। रुपए ने रिलिंक्विश कर दिया अपना पूरा इंट्राडे गेन, क्योंकि डोमेस्टिक अगर आप हमारा शेयर बाज़ार देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं कल कमज़ोरी रही। जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने जो लॉन्ग पोजीशंस थे, मतलब बाय वाले पोजीशंस थे, उसको क्लोज किया। क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, जिसकी वजह से हमारे जो इम्पोर्टर हैं उन्होंने हेजिंग की एक्टिविटी बढ़ाई। हेजिंग का मतलब क्या होता है, जब आप क्रूड ऑयल, लेट्स से आपने मुझे प्रॉमिस किया कि विशाल मैं आपको क्रूड ऑयल सप्लाई करूँगा $60 के बैरल पे, ठीक है, एक बैरल $60 का, मैं कहूँगा ठीक है। तो अब हुआ ये कि $60 तो आपने बोला, लेकिन करेंसी इतनी डिप्रिशिएट कर गई कि अब वो $60 की वैल्यू सीधा रुपए के टर्म्स में 100 से 150 हो गई है। तो आपके लिए तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, आपको तो बहुत बड़ा बिल पे करना पड़ेगा। वो $1 पहले 100 में मिल रहा था, अब 150 में मिल रहा है। तो $60 मैं आपसे लूँगा, पहले आप उसको कितने में खरीदते, और अब आप 50% ज़्यादा पे कर रहे हो। तो इसको हेज करूँगा मैं, उसके लिए मैं कुछ ट्रेडिंग में एक्टिविटी करूँगा, जिससे मैं शॉर्ट पोजीशंस बनाऊँगा, लॉन्ग पोजीशंस बनाऊँगा और हेज करने की कोशिश करूँगा, ताकि मुझे इस तरीके के झटके ना लगें। एडिशनली कुछ डेट रीपेमेंट्स भी हुए हैं, कुछ उधार था वो हमने चुकाया, तो वो भी डॉलर के टर्म्स में चुकाया। तो ये सारे रीजंस मैं बता रहा हूँ जिस वजह से डॉलर में बाइंग करनी पड़ी भारत को, और बाय किया जब डॉलर को तो रुपए में गिरावट आई, ठीक है। कुछ जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड है, इसने अपने केफिन टेक्नोलॉजीज़ में 7% स्टेक को बेच दिया, जिसकी वजह से डॉलर डिमांड में फिर हमें इसी तरीके की मूवमेंट नज़र आई। आरबीआई ने इंटरवीन किया है डॉलर में, कहाँ पर, 84.64 पर। अब आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन करता है रुपये में, क्योंकि रुपया एक रेगुलेटेड करेंसी है। तो जब वो बड़ी तेज़ी से कमज़ोर होता है तो आरबीआई उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बड़ी तेज़ी से अगर मजबूत होता है तो वहाँ पे आरबीआई रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, सेलिंग भी करता है। तो ये एक रीज़न है रुपए के इस सारे मूवमेंट को ये एक्सप्लेन करता है जो आप इस आर्टिकल में पढ़ रहे हो। बात है अगले आर्टिकल पे, यह है निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के ईपीएस की बात कर रहे हैं हम लोग। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अब आपकी कंपनी है, उसको आपने, कंपनी की वैल्यू 100 रुपये थी, 100 रुपये की कंपनी को आपने ना 10 भाग में डिवाइड कर दिया और कहा कि मैं शेयर इशू कर रहा हूँ 10। अब मैंने आपकी कंपनी के 5 शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो अब अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होगा, अब मान लो आपकी कंपनी ने अगर 10 रुपये कमाया तो 5 शेयर मेरे पास है, 5 आपके पास है, तो अर्निंग में से, प्रॉफिट में से 5 जो 50% है वो मेरा हुआ, 10 में से 5 शेयर क्योंकि मेरे पास है। तो 1 शेयर पे मैं कितना कमा रहा हूँ, आप ऐसे सोचो, टोटल 100 रुपये, 10 रुपये कमाए कंपनी ने और टोटल 10 शेयर हैं, तो 1 रुपये कमा रहा हूँ मैं 1 शेयर पे, राइट। तो वो उसे हम बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंडिया में बहुत बड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है रिसेंट क्वार्टर्स में, और इसका प्रूफ ये है कि आप अंडरलाइंग अर्निंग पर शेयर और वैल्यूएशन रेशियो देखो हमारे निफ्टी 50 का। ईपीएस 4.7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो 4.7% की ग्रोथ रिकॉर्ड किया है अर्निंग सीजन में। सबसे स्लोएस्ट ये पेस है 2017 से लेके अभी तक का। स्पेसिफिकली आप एक्सेप्शन रखो कोविड-19 का 2020 के पीरियड को, अगर उसे हटा दो तो सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ हमने रिकॉर्ड किया है इस क्वार्टर में, रिसेंट क्वार्टर में। हमारा निफ्टी इस टाइम पे निफ्टी चल रही है मान लो 25,000 या 24,500 के बीच में, तो 1,071 रुपये का हमारा अर्निंग पर शेयर होता है। तो निफ्टी अगर आप 25,000 में खरीदते हो तो उस पर प्रॉफिट कितना आ रहा है निफ्टी की कंपनीज़ को, 1,071 रुपये का। पहले कितना था, 1,023 एट द एंड ऑफ मई लास्ट ईयर, और 1,066 रुपये था दिसंबर, लास्ट दिसंबर के, रिसेंट वाला जो दिसंबर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके एंड में। पैंडमिक की बात अलग है, पैंडमिक में तो 12.5% हमारा अर्निंग गिर गया था क्योंकि कंपनीज काम कर नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बाद से बहुत बढ़िया ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ हमने रिकॉर्ड किया है। ईपीएस लगातार 21 महीने
अगस्त 2023 से लेकर इस अप्रैल तक पॉजिटिव रहा है। एंड जो निफ्टी करंट पेस है निफ्टी की EPS ग्रोथ का, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन आया है, मतलब रेट बढ़ तो रहा, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ग्रोथ रेट घट रही है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ पे प्रूव नहीं कर पा रही है अपने आप को, कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील करा पा रही है इन्वेस्टर्स को यहाँ पे, अगर आप देखोगे। लेकिन हो क्या रहा है, फिर भी शेयर बाज़ार इस महीने अगर आप देखोगे तो करीब 5% 1000 पॉइंट ऊपर होगा एटलीस्ट। पिछले 2-3 महीने की परफॉर्मेंस भी देखोगे तो कुछ नहीं तो 1000-2000 पॉइंट ऊपर है अपने बॉटम से। तो अर्निंग्स शॉर्ट टर्म में मार्केट को कंट्रोल नहीं करती हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट को कंट्रोल करता है इमोशंस। लोगों को क्या फील हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मूवमेंट के लिए, रादर देन लॉजिकली क्या सही है, मैथमेटिकली क्या सही है। अगले आर्टिकल की बात करूंगा और यह है टैरिफ्स के बारे में। इंडिया ने कहा है WTO को कि ये कोई रिटालिएटरी टैरिफ नहीं लगाने वाला है US पर फिलहाल। तो इंडिया ने अभी एक नोटिफिकेशन भेजा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, और इंटेंशन ये है इनका कि रिटालिएट करेंगे स्टील और एल्यूमिनियम के अगेंस्ट में। यहाँ पे US ने क्या किया था, स्टील और एल्यूमिनियम जो भी बाहर से US में आ रहा है उसके अगेंस्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, सेफगार्ड ड्यूटीज, ताकि US अपनी कंपनीज को बचा सके। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया ने WTO में कंप्लेन करने की बात की कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो WTO के जो नियम हैं इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो इन्होंने कंसल्टेशन किया US के साथ WTO में इस मैटर पर, और बाकी कंट्रीज जैसे UK, जापान ने भी फाइल किए नोटिफिकेशंस। तो इन्होंने कहा कि देखो हमें प्रॉब्लम है इस बात से, लेकिन हम WTO में कोई एक्शन नहीं लेना चाहेंगे अभी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, बायलैटरल ट्रीटी को लेकर के, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। तो ये मुद्दा वहीं पर डिस्कस हो जाएगा और वहीं पर इसका समाधान आ सकता है। तो इससे बेटर यही रहेगा कि हम कंप्लेन ना करें और सीधा मुद्दा वहीं डिस्कस करें। तो ये जो सेफगार्ड मेजर्स हैं जो US ने लगाए हैं, ये करीब हमारे $750 बिलियन के एक्सपोर्ट्स जो इंडिया US में करता है उसको ये अफेक्ट करेंगे। और इंडिया का जो प्रपोज सस्पेंशन है कंसेशंस का, अगर आप देखोगे इसकी वजह से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ड्यूटी कलेक्ट होगी उन प्रोडक्ट से जो US से इंडिया आ रहे हैं। तो हमने उसके लिए इस तरीके से अलग कंसेशंस बनाए। तो इंडिया ने इम्पोज किया है टैरिफ 28 US प्रोडक्ट्स पर, जैसे आलमंड, एप्पल से लेकर केमिकल्स पर। और ये हमने कब किया है, 2019 जून में, जब वाशिंगटन ने इंडिया को GSP से निकाल दिया था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से, और यहाँ पे स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स को इम्पोज करके रखा। तो जिससे भारतीय बाजार को थोड़ा नुकसान तो हुआ। तो यही रीज़न है कि इंडिया ने तब रिटालिएटरी एक्शन लिया। लेकिन आज हम लोग क्योंकि डिस्कशंस में हैं तो कोई सेंस नहीं बनता कि हम रिटालिएटरी टैरिफ्स इम्पोज कर दें डिस्कशंस के साथ साथ ही। US कंज्यूमर इन्फ्लेशन कूल्स टू 2.3% इन अप्रैल। इन्फ्लेशन हमें ठंडा होता हुआ नज़र आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, और USA हमारी लाइफ को जितना हमें लगता है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कल होके आप होम लोन पे ब्याज दर कितना देने वाले हो ना, उसमें US का हाथ बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई दूसरे बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है लाइफ के, तो वहाँ भी US काफ़ी, मैं कहूँगा, बड़ा रोल प्ले करता है ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया की इकॉनमी में। तो इन्फ्लेशन हमें नज़र आया सस्ता कम होता हुआ। वहाँ पर भी US में भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स लगने के बाद सबको लग रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट लोग गलत प्रूव हुए हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है 2.3% इन अप्रैल फ्रॉम अ ईयर अगो। लेबर डिपार्टमेंट का ये कहना है ट्यूसडे को पहले था 2.4%, अब हुआ है 2.3%। ग्रोसरी प्राइसेस US में कम हुए हैं, एग्स के दाम कम हुए हैं। इसके अलावा फूड कॉस्ट एट होम ये बहुत तेज़ी से गिरा है सिंस 2020 अगर आप देखोगे, और रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि टैरिफ्स तो अभी भी इम्पैक्ट किए ही नहीं हैं। तो टैरिफ्स का इम्पैक्ट अभी आना बाकी है। क्लोथिंग के कॉस्ट नीचे आए हैं, फर्नीचर का कॉस्ट बढ़ा है, फूड और एनर्जी और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, और कोर प्राइसेस ये भी म्यूटेड रहे हैं और बढ़े हैं 2.8% अप्रैल में एज़ कम्पेयर टू। इससे इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।